आज का जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में आई हैं उनसे रिलेटेड, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में क्या क्या अलग अलग खबरें आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि हरियाणा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। आइए इस आर्टिकल की कुछ हाईलाइट जान लेते हैं। तो हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आउटसाइड एशिया एक जंगल सफारी पार्क बना रही है। ये जो पार्क है वो नू डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, गुरुग्राम में, जो बनेगा लगभग 10,000 एकड़ में। ये अरावली हिल्स पे बनेगा और इसको बनाने का मकसद ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सके, टूरिस्ट आए ताकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और लोगों को अपनी आय कमाने में क्या हो मदद हो सके। हरियाणा के सीएम इस समय हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके ये आदेश हैं। आपको बता दें अभी तक जो अफ्रीका से बाहर सबसे बड़ा सफारी पार्क बना है उसका नाम है शारजाह, जो फरवरी 2022 में ओपन हुआ था। लेकिन जब ये वाला पार्क बन जाएगा तब ये सबसे बड़ा पार्क हो जाएगा। ये जो शारजाह पार्क है ये केवल 2,000 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन ये जो नया पार्क बन रहा है वो बन रहा है 10,000 एकड़ में। आपको बता दें इस इलाके में, मतलब अलावली हिल्स के इलाके में, लगभग 180 तरीके की बर्ड्स रहती हैं, 15 तरीके के मैमल रहते हैं, 29 तरीके के एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, रेप्टाइल रहते हैं और 57 तरीके की बटरफ्लाइज रहती हैं। तो ये एक तरीके से फ्लोरा और फौना के दोनों ही मामलों में ये बहुत रिच है, चाहे वनस्पति हो चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, यहाँ पे बहुत रहते हैं। तो उनको बचाने के लिए हरियाणा को एक नया गिफ्ट देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये डिसीजन पसंद आया? और आप क्या इस इलाके में कभी जाके सफारी पार्क का मज़ा लेना चाहेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, मैमल्स जो होते हैं वो जानवर होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग इंसान, हम लोग भी मैमल्स में आते हैं। बर्ड्स वो होती हैं जो अंडा देती हैं, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह। रेप्टाइल रेंगने वाले कीड़े। बटरफ्लाइज आपको पता है, तितलियाँ। और इसके अलावा एक और होते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ, मेढक, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम तो हर भारतीय ने सुना होगा, उस शहर का नाम है मुंबई। मुंबई में अंडर सी टनल बनाया जा रहा है, मतलब ऐसा टनल जो समुद्र के अंदर से जाएगा। ये जो टनल है ये 7 किलोमीटर लंबा होगा और 2023 तक इसको बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ये जो टनल है ये बांद्रा से लेकर थाने के बीच में चलाया जाएगा, ठीक है। ये उन रूट्स पे कनेक्ट होगा। ये 21 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर से जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया है और ये समुद्र की गहराई में 25 से 65 मीटर डीप होगा, मतलब कि एक गुफा टाइप की होगी जो समुद्र के अंदर 25 से 65 मीटर अंदर होगी। आपको बता दें भारत में बनने वाला यह पहला अंडर सी टनल है। इस टनल को बनाने का जो काम है वो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHSRCL का। इनके हिसाब से ये लोग एक सिंगल ट्यूब टनल बनाएंगे जिसके अंदर 2 ट्रैक बिछाएंगे, मतलब 2 पटरियाँ बिछाएंगे और एक ट्यूब टनल होगा। आपको बता दें ये इंडिया का पहला अंडर वाटर टनल नहीं है। देखो, इंडिया का अंडर सी टनल तो पहला ये बन जाएगा, लेकिन अंडर वाटर टनल जो पहली बार भारत में बना था वो है कोलकाता में। ये बनाया गया है हुगली रिवर के अंदर। तो देखो, रिवर के अंदर बन चुका है, समुद्र के अंदर नहीं बना है। तो हुगली रिवर के अंदर इस टनल को बनाया गया था जिसका नाम था कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन CESC टनल ऑफ कोलकाता, ठीक है, जो ट्रांसमिट पावर करता है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन का इसका काम था। 2021 में कोलकाता के मेट्रो के लिए एक और प्रोजेक्ट बनाया गया था जो हुगली रिवर के अंदर था। मतलब ये 2 प्रोजेक्ट दोनों कोलकाता में ही बने थे, हुगली रिवर में, जो कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट था, 2021 में बनाया गया था। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट का नाम था ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। मतलब कोलकाता में ऐसे 2 प्रोजेक्ट बन चुके हैं जो हुगली रिवर के अंदर बने। पहला तो प्रोजेक्ट का नाम ये है CESC टनल, जिसका पूरा नाम है कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन टनल, और दूसरा प्रोजेक्ट है कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत जो बना था ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। ये साउथ एशिया का पहला अंडर वाटर टनल था जो कोलकाता में बना था। मुंबई में पहली बार क्या बन रहा है? अंडर सी टनल।
देखिए समुद्र के अंदर टनल बनाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है। तो 25 से 65 मीटर अंदर बनाना, ये क्या है, एक टफ चैलेंज है। तो मुंबई के लोगों के लिए तो ये और अच्छी बात है। तो आप बताइए, अगर ऐसा कोई टनल बनेगा, क्या आप घूमना जाना पसंद करेंगे वहाँ पे? चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वो किस राज्य के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है केरल के बारे में। देखिए केरल में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ साइड में मिलते हैं, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटक हो। वैसा ही एक अच्छा सा इन्होंने काम फिर से किया है, इन्होंने स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली है। तो ऑनेस्टी शॉप होती क्या है और इसको स्कूलों में क्यों खोला जा रहा है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये बच्चों की ईमानदारी टेस्ट करने के लिए ये क्या खोले जा रहे हैं, स्कूल में खोले जा रहे हैं ऑनेस्टी शॉप्स। लगभग 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोले गए हैं। केरल गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो कितने ज़्यादा ऑनेस्ट है और उनको ऑनेस्टी और कैसे सिखाई जाए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन शॉप्स में स्कूल से रिलेटेड सामान रखा जाएगा, जो स्टेशनरी का सामान होता है ना, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ये सब, और सारा सामान 10 रुपये से कम का होगा। जो हैरानी की बात है वो ये है कि ना ही इस दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ना ही इस दुकान में कोई दुकानदार है। जब बच्चे को स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बस इस दुकान में जाना है और इस दुकान से सामान उठाना है, और उसको जितना रुपया लगता है कि उसके सामान का इतना रुपया हुआ ईमानदारी से, वो डब्बे में जाके डाल देना है। और फिर लास्ट में ये कैलकुलेट किया जाएगा कि इन 15 स्कूलों में से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, मतलब जितना सामान लिया है उतना ही पैसा उनके डब्बे में है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं। दुकान खोलने का काम, दुकान बंद करने का काम, दुकान में सामान रखने का काम, दुकान के सामान से डब्बे से पैसा गिनने का काम, ये कौन करेगा? तो इस काम के लिए जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट होते हैं, मतलब एसपीसी के स्टूडेंट, आपको पता होगा पुलिस बनने से पहले वो कुछ एनसीसी और ये सब कोर्स कराए जाते हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऑनेस्टी के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। उनका काम ये होगा दुकान को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, सामान को लिखा पढ़ी करना, ये उनका काम होगा। और बच्चों का काम क्या होगा? उनको जो सामान चाहिए वो चाहे तो फ्री में भी लेके जा सकते हैं, ये उनकी ईमानदारी पे बेस्ड है। वो सामान यहाँ से उठाएं और ये देखा जाएगा कि कौन बच्चा जो है बिल्कुल सही गैस कर रहा है। आपको ज़्यादा दिलदार भी नहीं होना कि 5 रुपये का सामान उठाए 10 रुपये रख दिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब केरल की सरकार ने वहाँ पे ऐसा किया, तो अब दूसरे राज्य की सरकार भी अपने अपने स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप्स खुलवाने का सोच रही हैं। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा स्टेट है। आगे है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि वो एक प्रोग्राम रन करेगा, जिस प्रोग्राम का नाम होगा सॉल्ट। ठीक है, अब जब वर्ल्ड बैंक को इसके बारे में पता चला कि आंध्र प्रदेश में इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो गरीब बच्चे उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सॉल्ट का पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आंध्र प्रदेश की लर्निंग को और प्रमोट करना। तो वर्ल्ड बैंक ने एक अपना छोटा सा मदद करते हुए $250 मिलियन लोन देने का आंध्र प्रदेश की सरकार को फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार को 250 मिलियन का लोन दिया जा रहा है, $250 मिलियन का लोन दिया जा रहा है। अगर रुपए के हिसाब से जाएंगे तो ये 2070 करोड़ रुपया है जो आंध्र प्रदेश की सरकार को वर्ल्ड बैंक दे रहा है। इसको देने का मतलब यही है कि जो सॉल्ट प्रोग्राम है वो अच्छे से चलाया जा सके, वहाँ के बच्चों को और अच्छे से पढ़ाई मिले और अच्छे से शिक्षा मिले, यही इसका छोटा सा मोटिव है। तो आपको क्या लगता है? देखिए वर्ल्ड बैंक लोन तो दे रहा है लेकिन लोन चुकाना पड़ता है, ये डोनेशन है, लोन नहीं है। तो लोन तो चुकाना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये लोन लेना सही था या गलत था? तो आपको जो भी लग रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले अपने राज्य की तरफ कि उसके लिए क्या न्यूज़ आई है। तो अब है पंजाब राज्य की एक न्यूज़ ये है कि पंजाब में एक एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, जो एशिया का सबसे साफ एयरपोर्ट रहने का भी खिताब इसको मिल चुका है। इसका नाम बदल के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। देखिए हुआ क्या था कि 28 सितंबर जब भगत सिंह का बर्थडे होता है, आप सभी भगत सिंह को जानते होंगे, 28 सितंबर को इनका बर्थडे होता है। ये एक फ्रीडम फाइटर है, भारत की आज़ादी के लिए लड़े हैं। तो जब 28 सितंबर आया और भगत सिंह का बर्थडे आया तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये वही एयरपोर्ट है जिसको एयरपोर्ट काउंसिल ने 2021 में बेस्ट एयरपोर्ट हाइजीन मेजर किया था। मतलब ये साफ़ सफाई के मामले में
सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है एशिया का, साफ़ सफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल ने इसको एशिया का सबसे साफ़ एयरपोर्ट डिक्लेयर किया था और 2022 28 सितंबर को इसका नाम बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा की। उड़ीसा के जो सीएम है जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने फीफा प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। देखिए इंडिया जो है वो फीफा में इतना अच्छा नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं क्रिकेट में वर्ल्ड कप चलता है, तो क्रिकेट तो सब यहाँ देखते हैं लेकिन फ़ुटबॉल कोई नहीं देखता है। फ़ुटबॉल को प्रमोट कैसे किया जाए, इसके लिए उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें ये 2000 स्कूलों में जाएंगे। 2000 स्कूलों में जाएंगे और कितने फ़ुटबॉल बांटेंगे, 43,000 फ़ुटबॉल बांटेंगे। इनका ये कहना है जब बच्चों के हाथों में फ़ुटबॉल जाएगा तो वो फुटबॉल में इंटरेस्ट भी लेंगे और फीफा जैसे खेल को देखेंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर बच्चों को फुटबॉल दिए जाएंगे तो बच्चे देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और फुटबॉल खेलने का भी सोचेंगे। और जब फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल अपने आप ही प्रमोट हो पाएगा। अभी इंडिया की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। फुटबॉल के जो इंडिया के कैप्टन है उनका नाम क्या है, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हम बता देंगे तो सब कुछ हम ही बता देंगे, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप बताइए आप लोग फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य के बारे में आई है न्यूज़ कि इसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है 2022। जो हैदराबाद है तेलंगाना में, आपको पता है एक शहर है जिसका नाम है हैदराबाद का आपने बहुत नाम सुना होगा। तो अभी एक वर्ल्ड में कंपटीशन था। देखो क्या कंपटीशन था, तो पेरिस के बोगोटा, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और फोर्टेजा, ये सारे शहर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेटेड थे। देखो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2002 करके एक कंपटीशन था जिसमें 6 कैटेगरीज वाइज इनाम थे, मतलब 6 अलग अलग कैटेगरी थी और 6 अलग अलग क्या थे, शहर थे। उसमें से भारत का भी एक शहर था जिसका नाम है हैदराबाद। और फिर ये डिसाइड करना था कि इन 6 शहरों में बेस्ट कौन सा है, उसको अवार्ड दिया जाएगा वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड। तो आपको बता दें जो ये 6 शहर सेलेक्ट किए गए थे उसमें शहरों का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता दे रहे, पेरिस, बोगोटा, मेक्सिको, मॉन्ट्रियल और फोर्टेजा था और एक हैदराबाद था। तो इन 6 शहरों में से जो बेस्ट शहर चुना गया है वो है हमारा हैदराबाद। आपको बता दें इस प्रोग्राम को कराता है AIPH, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर। ये है जेजू, साउथ कोरिया में, जो 14 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया गया था। तो हैदराबाद को जिस कैटेगरी में पहली बार सेलेक्ट किया गया था वो था लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ, और उसके बाद इसको एक और इनाम दिया गया जिसका नाम था वर्ल्ड ग्रीन सिटी। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हैदराबाद को इतना अच्छा अवार्ड दिया गया, ठीक है। भारत के वैसे बहुत ही कम देश है जो साफ़ सफाई में आते हैं, लेकिन हैदराबाद वर्ल्ड के साफ़ सफाई वाले देशों में ग्रीन सिटी अवार्ड जीत के लाया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मेघालय में एक गुफाएं हैं जिनका नाम है महामूलू केव्स। आपको बता दें IUGS एक संस्था है जो पत्थरों की रिसर्च करती है। देखो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, IUGS। इसका काम क्या होता है, ये दुनिया भर में घूम घूम के पत्थरों पे रिसर्च करती है। आपको बता दें जियोलॉजिकल का मतलब ही होता है पत्थरों की साइंस, ठीक है, पत्थरों का विज्ञान, मतलब पत्थरों की पढ़ाई, रॉक्स के बारे में। तो अभी क्या हुआ, ये एक NGO है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। अभी इसकी 60 एनिवर्सरी आई और 60 एनिवर्सरी में इसने अपनी एक बुक निकाली जिसमें इसने 100 ऐसी जगहों के नाम लिखे जहाँ से इसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब उन जगहों को प्रमोट किया उस बुक में। और आपको बता दें इस इंटरनेशनल संस्था ने एक भारत की जगह को भी चुना, और उस भारत की जगह का नाम क्या था, वो था महामूलू केव्स, ठीक है, जो भारत में है। जब इससे पूछा गया कि वर्ल्ड में इसने इन ही जगहों का क्यों नाम लिया, तो इसने ये बताया कि
ये चाहता है कि वो और जगह प्रमोट हो। जैसे कि अब हम लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल में पढ़ा है, तो अब हम लोग महामूलू केव्स के बारे में जान गए। आगे चल के कभी भी आप लोग इस जगह घूमने जाएंगे, मेघालय घूमने जाएंगे, तो आप इस जगह में घूमेंगे और वहाँ का क्या होगा, विकास होगा। तो ये चाहता है वहाँ का क्षेत्रों का विकास हो पाए, इसीलिए इसने उसको प्रमोट किया। और इसकी 60 एनिवर्सरी भी थी, तो इसको बुक निकालनी थी, तो इसने सोचा क्यों ना इतनी जगह जहाँ से सीखा है उन्हीं के ऊपर एक बुक निकाल दी जाए। आपको बता दें, पूरे दुनिया भर में इसके पास कई रिसर्चर्स हैं, 200 से ज़्यादा इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स हैं। 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी पार्टनर, जिसमें से यूनेस्को भी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बता दें कि वो भी कमेंट लिखेंगे, चलिए हम बता देते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और 40 से ज़्यादा देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, पत्थरों पर रिसर्च करता है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड काम करता है, प्रिजर्व भी करता है साइट्स को, और उनको बचा के रखने का इसका काम है। तो आई होप आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास आर्टिकल है वो है आसाम का। देखिए, आसाम में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है टॉफ़ी। ये टॉफ़ी प्रोग्राम क्या है? इसका पूरा नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। आप सभी को पता है कि बढ़ती आबादी के साथ पेड़ों की संख्या कम होती है, यानी इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेड़ काटता चला जा रहा है, और जब पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर पता नहीं वो ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो वहाँ की सरकार ने एक प्रोग्राम रन किया है जिसमें टॉफ़ी नाम का ये प्रोग्राम है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। मतलब आसाम के जो पेड़ कम हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट में नहीं लग रहे हैं, तो अब आसाम की गवर्नमेंट ने कह दिया जहाँ भी आपको खाली जगह दिख जाती है वहाँ पे आप पेड़ लगा दो। किसी का प्लॉट खाली मिला है, ठीक है, सड़कों के आसपास जो भी जगह खाली बची हुई है वहाँ पे सब जगह क्या लगाओ, पेड़ लगाओ। तो ये टॉफ़ी प्रोग्राम में ये कराया जा रहा है। आपको बता दें, आसाम के इस प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल संस्था यूसार्ड ने भी सपोर्ट किया। यूसार्ड का पूरा नाम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। इसको ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है। बहुत सिंपल सा है कि जंगल में ना लगाओ पेड़, जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ लगा दो। इसमें आप खेतों में, फील्ड में, पार्क में, शहर में, कहीं भी जगह पे पेड़ लगा सकते हैं। इसके बाद जब ये प्रोग्राम रन किया गया है, इसी के बाद अब हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकार भी टॉफ़ी प्रोग्राम रन करने की सोच रही है। यह पेड़ जो होते हैं, सबको पता है, हम लोगों को हवा देते हैं, पानी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों के लिए ये काम आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आगे स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। बहुत मेहनत लगती है सब स्लाइड बनाने में, फिर ये बोलने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।